हेलो एवरीवन। आज हम नई नैम रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे जो है आपकी स्टॉक कंडेंसेशन रिएक्शन। और स्टॉक कंडेंसेशन रिएक्शन में जो आपका रिएक्टेंट मटेरियल जो लिया जाता है वह होता है आपका एल्डिहाइड या कीटोन। सेकेंड रिएक्टेंट मटेरियल है आपका डाई इथाइल सक्सिनिक एसिड का एस्टर, डाई इथाइल सक्सिनेट या डाई एल्काइल सक्सिनेट ले सकते हैं आप। और डाई एल्काइल सक्सिनेट में मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे डाई इथाइल सक्सिनेट। इन दोनों के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। और आपका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होता है वो है आपका मोनो एस्टर ऑफ एल्फा एल्किल रिंग ऑफ सक्सिनिक एसिड, है ना। सक्सिनिक एसिड का मोनो एस्टर यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन होती है डाई इथाइल सक्सिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया डाई एल्काइल सक्सिनेट, जिसमें मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है डाई इथाइल सक्सिनेट। इन दोनों की रिएक्शन होती है स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है मोनो एस्टर ऑफ एल्फा एल्किलिन सक्सिनिक एसिड। तो यहाँ पे दिस इज अ सक्सिनिक एसिड का, ये सक्सिनिक एसिड है आपका CH2 1 2 3 4 चार नंबर का जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसे हम सक्सिनिक एसिड कहते हैं। 1 2 3 4 दिस इज सक्सिनिक एसिड। और इसका जो ये मोनो एस्टर है और इसका एसिडिक ग्रुप है, इसके ये ग्रुप कीटोन या एल्डिहाइड से ये ग्रुप आपका आया है, कीटोन या एल्डिहाइड से ये ग्रुप आपका यहाँ पे आया है। तो दिस इज द मोनो एस्टर ऑफ एल्फा एल्किलिन ऑफ सक्सिनिक एसिड। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में आप सोडियम हाइड्राइड ले सकते हैं, सोडियम इथॉक्साइड ले सकते हैं, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वह बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है और स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में आप सोडियम हाइड्राइड ले सकते हैं, सोडियम एथॉक्साइड ले सकते हैं, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड लिया जा सकता है। जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस हैं यहाँ पे इसको हम ले सकते हैं और इन दोनों के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वह बनता है मोनो एस्टर ऑफ एल्फा एल्किलिन सक्सिनिक एसिड, मतलब सक्सिनिक एसिड का मोनो एस्टर बनता है। इसमें से जो ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप जो है आपका एल्डिहाइड या कीटोन से आता है, ठीक है। और यहाँ पे डाई एल्काइल सक्सिनेट के रूप में मैंने एग्जांपल लिया है डाई इथाइल सक्सिनेट। अब इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से आपकी ये रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले यहाँ मैकेनिज्म में बेस की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे भी दूसरी जो रिएक्शन पड़ी थी उसके अनुसार यहाँ पे भी इंटरमीडिएट के रूप में इनोलेट आयन बनेगा, इनोलेट एनायन इंटरमीडिएट के रूप में यहाँ पर अपने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो इनोलेट आयन जो बनेगा वह बनेगा आपका डाई एल्काइल सक्सिनेट आपने जो लिया है, डाई इथाइल जो सक्सिनेट आपने लिया है उसका इनोलेट यहाँ पे अपने को प्राप्त होता है। देखते हैं तो मैकेनिज्म में सबसे पहली स्टेप है आपकी फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट ऑफ डाई एल्काइल या जो आपने लिया डाई इथाइल सक्सिनेट। बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो आपका इनोलेट एनायन यहाँ पे बनता है। देखते हैं किस प्रकार से बनता है। ये है आपका डाई इथाइल सक्सिनेट, सक्सिनिक एसिड का डाई एस्टर आपका है यहाँ पे और डाई एस्टर से यहाँ पे आपका इनोलेट आयन बनता है जो कि एक प्रकार से किस प्रकार से होगा वो अपन देखते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन है आपकी ये C2H5O- एथॉक्साइड आयन यहाँ पे बेस के रूप में अपन लिया है। तो ये बेस के रूप में क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को या इस हाइड्रोजन को किसी
एक हाइड्रोजन को H+ के रूप में ये रिमूव करता है, क्योंकि ये जो मेन क्रियात्मक समूह आपका एस्टर है, ये आपका अल्फा कार्बन है, दिस वन इज आल्सो अल्फा कार्बन। तो ये जो हाइड्रोजन है वह आपका एसिडिक नेचर का होता है, इस वजह से आपका ये H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा और बनाएगा इस प्रकार से इनोलेट आयन। किसी भी हाइड्रोजन को आप निकालो, दोनों हाइड्रोजन में किसी भी हाइड्रोजन को निकालोगे एक ही बात है यहाँ पे। तो ये अपने को एक कार्बन एनायन इंटरग्रेट के रूप में प्राप्त होता है, जो रेजोनेंस के द्वारा इनोलेट आयन में चेंज होता है, जो रेजोनेंस के द्वारा इनोलेट आयन में चेंज होता है। इसको मैं इस प्रकार से अपन लिखें, तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड C O नेगेटिव OC2H5 CH2 C2H5। दिस इज अ इनोलेट। ये जो इनोलेट आयन यहाँ पे डाई इथाइल सक्सिनेट आपने जो लिया है उसका इनोलेट आयन यहाँ पे अपने को प्राप्त होता है। और ये जो इनोलेट आयन है या ये जो कार्बन एनायन है, यही आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करेगा। तो अभी तक अपना जितनी भी रिएक्शन पड़ी उस रिएक्शन में सभी में बेस की प्रेजेंस में पहले कार्बन एनायन या इनोलेट आयन बनता है, और वही इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्बोनाइल कंपाउंड पर अटैक करता है। तो यहाँ पे भी जो डाई अल्काइल सक्सिनेट आपने जो लिया है या डाई इथाइल सक्सिनेट आपने जो लिया है वो बेस की प्रेजेंस में इनोलेट आयन बनाता है, और ये जो इनोलेट आयन है वह आपका काम करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल के रूप में। और सेकेंड स्टेप में यह जो इनोलेट आयन है वह इनोलेट आयन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है। तो देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन में किस प्रकार से होती है। तो ये आपका हमने लिया है, एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये आपका कीटोन भी हो सकता है, ठीक है ना, जो भी आप लेना चाहे वो ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया है R C और यहाँ पे इनोलेट के रूप में यहाँ पे अटैक करेगा दिस वन कार्बन आयन या इनोलेट आयन जो भी यहाँ पे ले सकते हैं, OC2H5 CH2 अब यहाँ पे जो कार्बन का जो कार्बन है वह आपका इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करता है ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। इस ऑक्सीजन के ऊपर होने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक आंशिक ऋणावेश आ जाता है, एंड दिस कार्बन का आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे आपकी होती है, और इस प्रकार से यहाँ पे अपने को प्राप्त होता है एडक्ट प्रोडक्ट प्राप्त होता है 2- इसके साथ ये कार्बन आपका जुड़ जाएगा CH O OC2H5 ये हो गया आपका R' और इसके साथ आपका जुड़ा हुआ ये CH2 C2H5। तो ये हम को प्राप्त होता है एक एडक्ट प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यहाँ पे इसको एडक्ट प्रोडक्ट कहा जाता है क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से अपने को ये बीच में एक एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पे अपने को प्राप्त होता है। अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रही है वो भी आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब क्या होता है कि इसमें ये जो है ये जो अपने को एडक्ट प्रोडक्ट जो अपने को प्राप्त हुआ है उसमें इंटरनल रिएक्शन होती है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है, और हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है गामा लैक्टोन। गामा लैक्टोन हमें यहाँ पे प्रोडक्ट प्राप्त होता है, और गामा लैक्टोन जो है वो एक प्रकार का आपका साइक्लिक एस्टर होता है और 5 मेंबर रिंग बनती है, इसको हम कहेंगे इंटरनल साइक्लाइजेशन यहाँ पे होता है। अब इंटरनल साइक्लाइजेशन कैसे होता है उसको हम देखते हैं। जो एडक्ट प्रोडक्ट हमको जो प्राप्त हुआ है उसमें साइक्लाइजेशन होता है, और साइक्लाइजेशन किस प्रकार से होता है वो अपन देखते हैं। इंटरनल एडिशन रिएक्शन यहाँ पे आपकी होगी, तो यह हमें एडक्ट प्रोडक्ट यहाँ पे प्राप्त हुआ था, जिसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे
था उसको मैंने थोड़ा सा इस तरीके से लिख दिया है, थोड़ा सा लिखने का तरीका मैंने चेंज कर दिया है। जो आपने लिखा था वही एडेक्ट प्रोडक्ट है, और ये आपका डाइएथाइल सक्सेनेट था, उसका जो न्यूक्लियोफाइल था वो उस कार्बन पे अटैक किया, और मैंने इस प्रकार से आपकी रिएक्शन लिखी है। अब यहाँ पे इंटरनल साइक्लाइजेशन होता है, ठीक है। इंटरनल साइक्लाइजेशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ से वापस न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में काम करेगा और इस कार्बन पे, इस कार्बन पे अटैक करेगा। अब कार्बन कार्बन आपका ये भी है और कार्बन कार्बन आपका ये भी है, लेकिन इस ऑक्सीजन नेगेटिव का चार्ज का अटैक इस कार्बन कार्बन पर ही होता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन का इस कार्बन पे अटैक की वजह से साइक्लाइजेशन होता है और हमको 5 मेंबर रिंग प्राप्त होती है। जैसे कि आप गिनेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 मेंबर रिंग प्राप्त होती है। और मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि 5 मेंबर जो रिंग हमें प्राप्त होती है वो 5 मेंबर रिंग है वह ज़्यादा स्टेबल होती है कंपेरेटिवली 3 या 4 मेंबर रिंग बनेगी। तो अगर माना कि इस कार्बन पर आप अटैक करवाएं तो 1 2 3 एंड 4 मेंबर रिंग बन रही है, और 4 मेंबर जो रिंग है वो आपकी स्टेबल नहीं होती है। इस वजह से हम इस कार्बन पर यहाँ पे अटैक करवाते हैं और हमें जो रिंग प्राप्त होगी वो 5 मेंबर रिंग प्राप्त होती है। इस वजह से यहाँ पे अटैक होता है। कार्बन आपकी ये वाला भी है एंड ये भी है, लेकिन अटैक आपका यहाँ हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पे अटैक होने की वजह से अपने को 5 मेंबर रिंग प्राप्त होती है। इस वजह से इस कार्बन पर अटैक होता है और में जो साइक्लिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है वह इस प्रकार से प्राप्त होगा। C2H5 CH2 ऑक्सीजन, ये कार्बन एंड O नेगेटिव एंड O(C2H5) एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे यह इलेक्ट्रॉन युग्म वापिस यहाँ आ जाता है और ये O(C2H5) नेगेटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ O(C2H5) इथॉक्साइड बाहर निकल गया लिविंग ग्रुप के रूप में, और हमें यहाँ पे एक साइक्लिक एस्टर के रूप में यहाँ पे प्रोडक्ट में प्राप्त होता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ यह हमें एक प्रकार का साइक्लिक एस्टर मिला। देखो C++OO, दिस इज अ साइक्लिक एस्टर, और साइक्लिक एस्टर को हम कहते हैं लैक्टोन। क्या कहा जाता है? लैक्टोन कहा जाता है, और यहाँ पे इसको गामा लैक्टोन अपन कहते हैं। साइक्लिक एस्टर जो प्रोडक्ट है आपका उसे हम साइक्लिक गामा लैक्टोन कहते हैं, क्योंकि दिस इज अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, सॉरी अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा यहाँ पे इसका नाम आ रहा है, इस वजह से इसको नाम दिया है गामा लैक्टोन। तो साइक्लिक एस्टर होता है उसे हम गामा लैक्टोन कहते हैं, और यहाँ पे ये 5 मेंबर रिंग आपकी बन रही है 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग हमें यहाँ पे प्राप्त होती है, और 5 मेंबर रिंग वो आपकी कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होती है। इस वजह से यहाँ पे इस कार्बन पे ये O नेगेटिव है वो आपका अटैक करता है। अब ये जो गामा इलेक्ट्रॉन है उसमें ये जो हाइड्रोजन है, ये जो आपका हाइड्रोजन जो दिख रहा है वह हाइड्रोजन आपका वापस एसिडिक नेचर का है ड्यू टू दिस एस्टर ग्रुप, ठीक है ना। इसकी वजह से यहाँ पे ये जो गामा इलेक्ट्रॉन है उसमें भी अभी भी आपका रिएक्शन मीडियम आपका बेसिक मीडियम है, और बेसिक मीडियम होने की वजह से यहाँ पे हमें एक कार्ब एनायन यहाँ पे प्राप्त होता है, बिकॉज इस एस्टर ग्रुप की वजह से ये जो हाइड्रोजन है वह आपका एसिडिक नेचर का हो जाता है, और हमें यहाँ पे कार्ब एनायन प्राप्त होता है, और इस कार्ब एनायन से रिंग ओपनिंग होती है और हमें एंड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। देखते हैं हम किस प्रकार से आपकी ये रिएक्शंस होती है। ये जो गामा इलेक्ट्रॉन अपने को प्राप्त हुआ उस गामा इलेक्ट्रॉन में रिएक्शन मीडियम में अभी भी आपका बेसिक मीडियम प्रेजेंट है, बेसिक मीडियम होने की वजह से यह वापिस H+ को लेकर कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनाएगा, और इस कार्ब एनायन को हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस ऑफ गामा इलेक्ट्रॉन।
में आपका बेसिक मीडियम उपस्थित है, C2H5O माइनस आपका मीडियम में भी प्रेजेंट है। इस वजह से यहाँ पे यह जो हाइड्रोजन होगा H+ के रूप में रिमूव हो जाएगा और आपका बनाएगा कॉन्जुगेट बेस ऑफ गामा लैक्टोन। ठीक है, इस प्रकार से मैं यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस ऑफ गामा लैक्टोन यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है गामा लैक्टोन का कॉन्जुगेट बेस। यह हाइड्रोजन का H+ के रूप में आपका बाहर निकल गया और हमें प्राप्त होता है कॉन्जुगेट बेस ऑफ गामा लैक्टोन। और ये जो कॉन्जुगेट बेस में इनरिवर्सिबल रिंग ओपनिंग होती है और हमें फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे किस प्रकार से प्राप्त होता है वह हम चर्चा करते हैं। किस प्रकार से प्राप्त होगा तो देखते हैं हम। रिंग ओपनिंग होगी, रिंग ओपनिंग इस प्रकार से होती है। ये बॉन्ड यहाँ गया और ये साइक्लिक प्रोडक्ट आपका टूट जाता है और जो हमें फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ RRC, दिस वन RRC। यहाँ बीच में डबल बॉन्ड आ गया, जो हो गया C, इसके नीचे हो गया COO C2H5 R C डबल बॉन्ड C C2H5, ये गया CH2 और ये गया C डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड किस ऑक्सीजन पे गया तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव। ठीक है, और मीडियम में आपका बेस प्रेजेंस है, Na+ आयन यहाँ पे प्रेजेंस है। तो यहाँ पे हमको ये जो मोनोएस्टर है, सक्सिनिक एसिड का मोनोएस्टर है, उसका हमें बेस प्राप्त होता है, उसका हमें सॉल्ट प्राप्त यहाँ पे होता है, क्योंकि रिएक्शन में अभी भी आपका बेसिक मीडियम प्रेजेंट है। और हमें फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए रिएक्शन में हमें क्या देना पड़ेगा, एसिड करना पड़ेगा बेसिक मीडियम को हटाने के लिए। अगर आपने बेसिक मीडियम को नहीं हटाओगे तो आपका ये फाइनल प्रोडक्ट आपका यही है, क्योंकि ये आपका एसिड है और एसिड का हमेशा अगर बेसिक मीडियम है तो हमें सॉल्ट प्राप्त होता है। तो इसका मेन प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए उसका हम करेंगे जल योजन H3O पॉजिटिव, या आप लिख सकते हैं H2O के साथ में कोई भी एसिड आप मिलाओगे तो हमें फाइनल प्रोडक्ट जो प्राप्त होगा वह प्राप्त होता है इस प्रकार से। CH2COOH, this is the final product alpha monoester of succinic acid। अल्फा मोनोएस्टर क्यों कहा है, दिस इज अ अल्फा मोनोएस्टर ऑफ अल्फा एल्किलिडीन सक्सिनिक एसिड। ठीक है, दिस इज 1 2 3 4 सक्सिनिक एसिड है, ये आपका मेन सक्सिनिक एसिड है। उसका यहाँ पे ये जो ग्रुप आ रहा है वो आपके एल्डिहाइड या कीटोन से हमें प्राप्त होता है। और ये प्रोडक्ट है आपका अल्फा मोनोएस्टर ऑफ अल्फा एल्किलिडीन सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड का हमें मोनोएस्टर यहाँ पे एंड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो ये जो गामा लैक्टोन है बेसिक मीडियम अभी भी आपका प्रेजेंट है, और बेसिक मीडियम की वजह से हमें ये जो हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में रिमूव हो जाता है और हमें इसका कॉन्जुगेट बेस प्राप्त होता है। और इस कॉन्जुगेट बेस में रिंग ओपनिंग यहाँ पे होती है और फाइनल प्रोडक्ट हमें यहाँ पे प्राप्त होता है मोनो एस्टर ऑफ अल्फा एल्किलिडीन सक्सिनिक एसिड। ठीक है, तो ये थी आपकी स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे ये वाली जो स्टेप है वह हमें, अगर ये वाली स्टेप नहीं करोगे तो दिस वन इज अ फाइनल प्रोडक्ट, इस इज अ फाइनल प्रोडक्ट। अगर आपका लिखा हुआ है मीडियम में H3O पॉजिटिव तो अपने को इसका ये वाला प्रोडक्ट अपने को यहाँ पे
बनाना है। अब इसकी रिएक्शन की निष्कर्ष की बात करें, इस रिएक्शन में ओवरऑल इस रिएक्शन में हुआ क्या है, तो वो अपन स्टडी यहाँ पे 2 मिनट के लिए कर लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे अपने को रिएक्शन में क्या चीज हो रही है, तो स्टॉप कंडेंसेशन है या नहीं है वो आपको पता लगाना है। तो एल्डिहाइड होगा एक तो रिएक्टेंट मटेरियल में आपका, एक होगा आपका डाइइथाइल सक्सिनेट, साथ में लिखा होगा आपका बेस जैसे कि सोडियम हाइड्राइड लिखा हुआ हो, एंड नेक्स्ट स्टेप में आपको H3O पॉजिटिव लिखा हुआ आ सकता है या H+ के साथ H2O लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ नहीं है तो हम क्या बनाएंगे, सोडियम सॉल्ट बनाएंगे। अगर ये आपका लिखा हुआ है H3O पॉजिटिव तो हमें एसिडिफिकेशन करवाने के बाद जो सॉल्ट है वो आपका एसिड में चेंज हो जाएगा, वह प्रोडक्ट हम लिखेंगे। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, ओवरऑल इस रिएक्शन की हम बात करें, जैसे कि मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले ये सोडियम हाइड्राइड है वो यहाँ से H+ लेगा, इनोलेट आयन बनाएगा, और ये जो इनोलेट आयन है वह इस कार्बोनाइल कंपाउंड पे एल्डिहाइड या कीटोन पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा आपका एडेप्ट, और उस एडेप्ट में इंटरनल साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है जिससे हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है गामा इलेक्ट्रॉन, और गामा इलेक्ट्रॉन वापस बेसिक मीडियम में कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, और कॉन्जुगेट बेस जो बनता है उसमें रिंग ओपनिंग होती है और हमें फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब इस रिएक्शन की मैं एक निष्कर्ष कंक्लूजन के रूप में बताना चाहूँ तो इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन और यहाँ से ये H2 मॉलिक्यूल, इनको हमने को H2 के फॉर्म में बाहर निकाल देना है, और प्रोडक्ट हम लिखेंगे इस प्रकार से। मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे R+C, ये वाला कार्बन आ गया, इसके नीचे आपको लिख देना है COO2H5 एज इट इज जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो, और उसके ऊपर वाला है तो CH2 और इसको चेंज कर देना है COOH। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये जो ग्रुप आपको जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ये तो आपको कॉमन है, जो आपका सक्सिनिक एसिड है वही जिस कार्बन से आप H2 निकाल रहे हो उसी कार्बन को हम कार्बन से जोड़ देंगे। तो R'(C) COO2H5 एंड CH2 COOH, इसको हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, इसको चेंज कर देंगे COOH में। ठीक है, अगर आपका रिएक्शन में ये H3O पॉजिटिव लिखा हुआ नहीं है तो इसको हम चेंज करेंगे COONA+ के रूप में, इतना ही छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे आपका बेसिक मीडियम के साथ साथ सेकंड स्टेप में एसिडिफिकेशन लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे इसका सोडियम सॉल्ट भी बना के हम इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो ये आपका इस रिएक्शन का कंक्लूजन है कि स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन में किस प्रकार से रिएक्शन होती है। एल्डिहाइड कीटोन, डाइइथाइल सक्सिनेट, सोडियम हाइड्राइड, स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे लिया हुआ है, इसकी जगह आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, और सेकंड स्टेप में H3O पॉजिटिव, जल की उपस्थिति में H+ एसिड लिया है, तो आपका ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पर आपको कंपटीशन एग्जाम पूछा भी जा सकता है कि रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होती है, तो गामा इलेक्ट्रॉन बनता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है, इनोलेट कार्बन यहाँ पे आपका बन रहा है। तो ये इस रिएक्शन की मुख्य बातें हैं, गामा इलेक्ट्रॉन का बनना, स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का लेना। अब यहाँ पे कुछ जरूरी चीज ये है कि अगर इस रिएक्शन में एल्डिहाइड या कीटोन आपने लिया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, सोडियम हाइड्राइड लिया है आपने, तो यहाँ पे और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जैसे होने की संभावनाएं भी रहती है। लेकिन आपने एल्डिहाइड या कीटोन ऐसा लिया है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उस कंडीशन में स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन के रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे प्रभावी रूप से हमें को प्राप्त होते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग बेस आप लोगे तो यहाँ पे इसका इनोलेट बनने की जो संभावनाएं हैं वह 0 हो जाएगी। केवल इस डाइएस्टर जो आपका सक्सिनिक एसिड का डाइएस्टर है उसी का इनोलेट यहाँ पे अपने को बनेगा। इस वजह से स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन 100% स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन हो, उसके लिए जरूरी क्या है कि यहाँ पे जो आप एल्डिहाइड या कीटोन ले रहे हैं उस एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। अगर आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एल्डिहाइड या कीटोन की इनोलेट बनने की जो संभावनाएं हैं वह 0 हो जाएंगी। केवल इस डाइएस्टर का ही इनोलेट बनेगा और ये डाइएस्टर बनेगा वही इस एल्डिहाइड या कीटोन पे अटैक करके आपकी स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन करवाएगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस ये है कि यहाँ पे अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा
तो इसका इनोलेट नहीं बनेगा और 100% स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, क्योंकि मीडियम अगर आपका बेसिक है तो एल्डिहाइड या कीटोन इनोलेट नहीं बनाए ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, इसको हम रोक नहीं सकेंगे। इस वजह से ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा, ऐसे में स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन आपकी बहुत ज़्यादा प्रभावी इफेक्टिव रूप से यहाँ पे आपकी होती। तो ये थी आपकी स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ। डायरेक्ट इसकी रिएक्शन किस प्रकार से प्रोडक्ट अपन लिख सकते हैं वो मैंने आपको कंक्लूजन के माध्यम से बताया। एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, C6H5 C11O CH3 लिखा हुआ है एंड ये लिखा हुआ डाइहाइड्रोजन। तो पहली बात तो रिएक्टेंट के माध्यम से हमको पता चल जाएगा कौन सी रिएक्शन है आपकी। ये यहाँ पे लिखा हुआ आपका सोडियम इथॉक्साइड C2H5 ONA बेसिक ग्रुप हो गया ये। एंड सेकंड स्टेप पे लिखा हुआ आपका एसिटिक एसिड और साथ में लिखा हुआ है H2, मतलब यहाँ पे अपने को एसिडिफिकेशन करवाना है। तो ये इससे रिएक्शन से स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी और लास्ट अपने को एसिडिफिकेशन के द्वारा फाइनल प्रोडक्ट अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने कंक्लूजन आपको क्या बताया था, यहाँ से ये O निकाला और इससे अपने दो H2 मॉलिक्यूल को H2 के रूप में आप निकाल देंगे तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा C6H5C CH3 डबल बॉन्ड C। इसको डायरेक्ट जोड़ दिया, इसको एडिटिव लिख दिया C2H5 एंड इसको लिख दिया CH2COOH। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम डायरेक्ट कंक्लूजन के माध्यम से भी समझ सकते हैं किस प्रकार से आपकी रिएक्शन होती है। ठीक है, यहाँ से O निकाला, यहाँ से H2 निकाला। कंडेंसेशन का मतलब ये होता है H2O का बाहर निकालना। तो ये है आपकी स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन और इसका जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में PDF नोट्स का लिंक शेयर करूँगा, आप उसे देखें, वीडियो को शेयर और लाइक करें।